हेलो बच्चों। बच्चों, आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं हमारे एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट को, अब्दुल्ला, जिन्होंने रिसेंटली अपने क्लास 12th के एग्जाम्स दिए और क्लास 12th के इनके बहुत ही बेहतरीन मार्क्स हैं। आप नीचे देख भी रहे होंगे कि इनके कितने बढ़िया मार्क्स आए हुए हैं। और उसके बावजूद रिसेंटली इन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, जिसमें इनके 86% मार्क्स हैं। और जिन बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सीए के एग्जाम में अगर आपके 70% मार्क्स से भी ऊपर आते हैं तो उसको बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है, जिसको बोलते हैं पास विद डिस्टिंक्शन। और अब्दुल्ला के आए हैं 86% मार्क्स। तो आज का ये जो हमारा पूरा एक इंटरव्यू है, बेसिकली वो एक इनसाइट लेने के लिए है। मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो मैं कोशिश करूंगा अब्दुल्ला से पूछूं। और अब्दुल्ला अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने 100 on 100 मार्क्स जो स्कोर करे। तो क्या वो टिप्स हैं, क्या वो ट्रिक्स हैं, तो इस पूरे इंटरव्यू को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले वेलकम अब्दुल्ला हमारे आज के इस इंटरव्यू में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो अब्दुल्ला ये बताओ कि आपकी इस समय क्या फीलिंग है। क्लास 12th में आप टॉपर रहे, फिर रिसेंटली सीए फाउंडेशन में भी आप हमारे टॉपर हैं। तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या फीलिंग है आप। थैंक यू सर, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि 12th अच्छे मार्क्स से पास हो गया एंड फाउंडेशन भी साइमल्टेनियसली क्लियर हो गया है 12th के साथ ही। अच्छा लग रहा है बहुत, और सब घर में भी सब खुश है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इससे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने जैसे क्लास 12th की अपनी तैयारी करी और 12th के एग्जाम्स थे, और फिर एकदम से आपके मई के अंदर यानी कि जून के अंदर सीए के एग्जाम थे फाउंडेशन के। तो 12th के साथ सीए को ये कैसे मैनेज करें, सबसे पहले तो इस बात को बता। सर 12th के साथ सीए को ऐसे मैनेज करना है कि जो चीजें सीए और 12th में कॉमन है, और फॉर दैट मैटर 11th में, 12th में और सीए में जो कॉमन है, वो सब आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। एंड जो भी अलग चीजें हैं, मतलब सीए में नहीं आती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग से ही। 12th के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एंड सब कुछ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। चलो, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें मैं अगर एक्सप्लेनेशन और ये लेना चाहूँ कि हम अगर अभी की बात करें, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और मुझे याद है कि आपके टाइम पे भी शायद सितंबर के आसपास जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। तो किस महीने कैसे पढ़ाई करें, मतलब कब 12th में ज्यादा पढ़ें, फिर कब सीए का स्टार्ट करें, वो ऐसे जगलिंग जो होती रहेगी 12th सीए वो कब कब किस महीने में किस बात का ध्यान रखें। तो हमारे टाइम में ऐसा था कि टर्म 1 और टर्म 2 था, तो वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि टर्म 1 में हाफ सिलेबस करा 12th का। उसके बाद 12th की मतलब टर्म 1 के जस्ट पहले हमने 12th का पढ़ा। जैसे ही खत्म हुआ तो सीए फाउंडेशन का एकदम अच्छे से, मतलब 12th तब छोड़ दी, फिर सीए फाउंडेशन का अच्छे से पढ़ा। मेजोरिटी चंक हमने तब कंप्लीट कर लिया। एंड फिर उसके बाद जब प्री बोर्ड्स आए तो मतलब 12th को भी साथ साथ टाइम देते गए। एंड जब बोर्ड्स आए तो फुल 12th को दिया, उसके बाद रिवीजन करा फुल एंड पेपर दे दिए। और फुल सीए हो गया, ठीक है। समझ गया। तो क्योंकि जी। आपके टाइम पे टर्म 1 और टर्म 2 वाला सीन चलता था, बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन इस साल पूरा एनुअल पैटर्न हो गया है। तो अब बच्चों का अभी का जो टाइम है, मुझे लगता है वो ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि अभी वो कंपैरेटिवली फ्री हैं। फिर दिसंबर जनवरी में प्री बोर्ड्स का प्रेशर, और देन मार्च में तो बोर्ड्स का प्रेशर हो ही जाएगा। और उसके बाद एक महीने का जो टाइम मिलेगा उसमें फुल फ्लेज सीए का कब पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद यस सर। दूसरी क्वेरीज अब्दुल्ला जो आती है बच्चों की, मैं आज लिख कर लाया हूँ तो सारी आपसे पूछता रहूंगा कि अब जैसे अगस्त 15 अगस्त आज दिन है हमारा, और अगर किसी बच्चे ने अभी तक बिल्कुल भी, मान लेते हैं 12th में कुछ भी नहीं पढ़ रखा एक बार, तो क्या वो अब यहाँ से अपने 100 नंबर ला सकता है आपके, क्योंकि 100 नंबर आए हैं। तो पहले तो ये बताना है कि ला सकता है या नहीं ला सकता, और अगर ला सकता है तो कैसे ला सकता है, उसको आप सारी अपनी तरीके बताइए कि कैसे पढ़ते थे आप, कैसे पढ़ने की तरकीबें थी, क्या खाते हो, सब चीजें बता दो। तो 12th में अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल 100 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज लगेगी, डिटर्मिनेशन, और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फर्स्टली मैं बोलूंगा कि जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर नहीं बनाता है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है।
अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट रजिस्टर बहुत जरूरी है और उसका मल्टीपल रिविजन बहुत जरूरी है। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करने हैं जब आप चैप्टर कर रहे हो। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आप स्टार मार्क करके वो स्ट्रैटेजी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस एक दिन पहले या फिर टेस्ट से पहले नहीं रिवाइज कर सकते। उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, आराम से 4-5 तो मिनिमम है, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप उसे बोर्ड्स में रेप्लिकेट कर पाए। ठीक है। तो जैसे जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर तो हम अलग बनाते ही हैं वैसे भी, और स्टार और सी बनवाते रहते हैं क्वेश्चनों में। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर की इंपॉर्टेंस है बेसिकली कि वो बार बार रिवाइज करना है, एक तो ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते चलें, यही बोल रहे हो आप, ताकि हम एग्जाम से पहले या जब रिवीजन करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। अच्छा, अब इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम 100 में से 100 मार्क्स ला सकें? यानी कि ऐसा कैसे हो पाया कि आपने एक भी गलती नहीं करी? एक नंबर तो मतलब अगर कोई मेरे जैसे व्यक्ति भी बैठेगा तो शायद एक नंबर कहीं ना कहीं कटवा ही लेगा। तो जैसे पेपर का पैटर्न आता है, जैसे सीबीएसई अपना सैंपल पेपर देता है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करें कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें जनरल एंट्री है तो नरेशन लिखो, डेबिट क्रेडिट पूरा लेजर अकाउंट सही से बनाने, डायग्राम्स मतलब फॉर्मेट्स बनाने अच्छे से बनाने, हर एक जनरल एंट्री को क्रॉस पोस्ट करना है, मतलब ध्यान से कि कोई एरर ना हो जाए उसमें। तो ये सारी चीजें ये प्रैक्टिस से हो जाती है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और इसी तरह जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में भी आपके 100 मार्क्स आए, ये तो सुन के मुझे भी बहुत बड़ा मतलब लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें कैसे 100 में से 100 आ सकते हैं? चलो अकाउंट्स का तो मैंने मान लिया। तो तो थ्योरी सब्जेक्ट में पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस तो भी बहुत जरूरी है, हम क्योंकि एग्जाम में हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या अब्दुल्ला? मतलब जैसे मान लो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो भी मेरे मार्क्स आ सकते हैं क्या? हाँ, तो जिस बच्चे की मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है, और लेकिन उसको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड में करेगा तो हो सकता है गलती हो जाए। तो स्टार्टिंग से मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो मतलब हमारी फ्लॉज है वो सब हमें अभी पता चल जाए, एंड बोर्ड्स में सब कुछ फ्लॉलेसली हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन कैसी करें? मान लो हमारी प्रेजेंटेशन भी बेकार है, तो वो सब चीजें भी 100 नंबर में हेल्प करती हैं, तो उन पर हम ध्यान दें या वो बेकार है? हाँ, यस, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, स्पेशली बोर्ड्स लेवल पे। तो अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो एंड प्रेजेंटेशन के लिए उसके क्या है, कुछ टिप्स जरूर बताओ बच्चों को कि क्या करें, बीएसटी में कैसे हम 100 लाएं। तो बीएसटी में एक तो आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसकी हेडिंग दो, उसे अंडरलाइन करके नीचे उसको एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हो, छोटा सा पैराग्राफ। देन ऐसे पॉइंट वाइज बनाना है। आप चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने पेपर में बनाए थे। अगर कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, उसके 3 पॉइंट है, तो ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का बना दो। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई कॉमिक टाइप की होती है ना, मतलब छोटी सी ऐसे, तो वो सब बना सकते हैं, लेकिन अगर वो टाइम हो तो बना सकते हैं। तो ये सब चीजें ड्राइंग मतलब हेल्प इस करती तरह हैं। कार्टून प्रेजेंटेशन? कार्टून प्रेजेंटेशन, यस। अच्छा, ठीक है। अब फिर ये बताओ, जैसे पूरा हमें महीने महीने का बताओ कि तुम कैसे करते थे, ताकि हमें भी समझ में आए। अब जैसे मान लेते हैं अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी बच्चे का क्या माइंडसेट होना चाहिए? अभी किन चीजों पर ध्यान लगाए कि भाई अगस्त चल रहा है तो मैं अगस्त से लेकर अब दिसंबर तक कैसे करूं? फिर बोर्ड्स एग्जाम जब आने वाले होते हैं, जब वो 1-2 महीना बचा होता है, वो प्रेशर होता है, उस समय कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें? मतलब पूरा वो बताओ, अपनी दिनचर्या भी बताओ, हाँ टाइम टेबल बताओ कि कितने घंटे भी पढ़ना। तो अगर आप सिर्फ 12th पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप स्कूल अगर जा रहे हैं तो स्कूल जाइए, उसके बाद आके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए। जब भी आपका दिमाग एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वो कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आपको टाइम लगेगा। एकदम अच्छा। हाईएस्ट जो आपकी एफिशिएंसी हो, तभी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, जैसे अकाउंट्स में भी होती हैं और मैथ्स में भी होती है ये सब। एंड हम्म। फिर जब आप फिर आप माइक्रो मैक्रो बोल रहा हूँ, मैक्रो पढ़ सकते हैं, एंड इंडियन इको, ये आप ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक एंड है। बिजनेस स्टडीज भी आप ऑल्टरनेट डेज में पढ़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी रेफर करें, और कोई बुक की इतनी नीड नहीं होती, और क्योंकि सीबीएसई कितने का घंटे सिलेबस। पढ़ना है? हाँ ये भी बताओ कि जैसे डेली हम कितने घंटे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? अकाउंट्स क्या रोज पढ़ना है? बीएसटी क्या रोज पढ़ना है? और कितने घंटे पढ़ना है?
तो अकाउंट्स को मैं बोलूंगा कि अकाउंट्स डेली पढ़ना चाहिए, 2 to 3 आवर्स अकाउंट्स को देने चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगता है और उतने आपको देने ही पड़ेंगे अच्छे स्कोर करने के लिए। एंड बीएसटी और इकोनॉमिक्स आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं। बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज में कितना, एक एक घंटा पढ़े, दो दो घंटे? हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे आप 1.5 to 2 आवर्स पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद ये भी बताओ कि जब फिर एग्जाम आने वाले होते हैं बच्चों के, तो एग्जाम से पहले क्या रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? क्योंकि अब मान लेते हैं एक दिन की छुट्टी है, प्री बोर्ड में भी कई बार एक ही दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उस समय फिर क्या पढ़ना चाहिए अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में? अकाउंटेंसी में तो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज करना है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। उसके ठीक बाद है। जो आपने स्टार मार्क कर रखे, उसमें से आप कुछ-कुछ सिलेक्टिव, उसमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस करिए कि हर एक क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिवाइज करिए एंड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करिए कि फ्लो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये सब चीज़ें। एंड बिज़नेस स्टडीज़ में तो नोट्स रिवाइज करिए एंड उसमें भी यही इकोनॉमिक्स वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी। अच्छा अच्छा, अब अकाउंट्स में जैसे मेरा पेपर छूट जाता है, मेरा तो कभी पेपर पूरा नहीं हुआ, तो अब उसकी क्या तरकीब है कि भाई हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं अकाउंट्स में? तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने ऐसे करा था कि मैं मॉक पेपर स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहा था। मतलब जितने भी चैप्टर हो गए, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस करो तो उसे भी टाइम लिमिट में रह के करना है। और अच्छा जितना भी हो मतलब उसको फिर असेस करना है कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 12th में भी। तो तो ये सब जैसे चीज़ें जब आपको तुम देखनी अपनी घर पड़ेंगी में और मॉक प्रैक्टिस पेपर करते लगाने थे, पड़ेंगे। हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, जब तुम अपनी घर में अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो तब पूरा वो जो टाइम बना रहे हो तुम मैनेज करने के लिए, तो उसमें भी फॉर्मेट पूरा बनाकर करते थे पेपर सॉल्व, की डेबिट भी लिख रहे हो, क्रेडिट भी लिख रहे हो, टोटल वोटल सब? यस सर, बिल्कुल। पूरा अच्छा फॉर्मेट के साथ डेबिट, क्रेडिट, टोटल एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पेपर में भी करना है, तो वो हाँ आपको हाँ, घर में भी करना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो टाइम बढ़ाने की, स्पीड बढ़ाने की तरकीब ये है कि अभी से थोड़ा थोड़ा मॉक पेपर टाइप प्रैक्टिस शुरू कर दें, मतलब टाइम के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को करें और चेक करें कि मैंने अगर 4 क्वेश्चन करें तो यस इतना सर। समय लग रहा है। ठीक है। अच्छा यस सर। अब ओके, ये हो गया। अब ये भी बता दो कि भाई कौन सी बुक से पढ़ें, 12th का बच्चा तो ये भी परेशान है आज की, भाई हम कौन सी बुक से पढ़ें, किसी के स्कूल में कोई है, किसी के स्कूल में कोई है, किसी के पास बुक नहीं है, तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी में किससे करें? तो अकाउंट्स के लिए मैंने टीएस ग्रेवाल फॉलो करी थी स्टार्टिंग से लेके एंड मैंने और भी कोई सेकंड बुक नहीं ली थी। तो बस एक बुक में स्टिक करना है एंड उसके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना है रिवीजन के साथ। ठीक है, तो मतलब एक किताब से बार बार क्वेश्चंस करना ज्यादा बेनिफिशियल है, रादर देन 10 किताबें ले ली उनसे एक एक बार कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में? बिजनेस स्टडीज के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करा था स्टार्टिंग से एंड उसी में अंडरलाइन करके जैसे भी नोट्स बनाने, तो हम्म, उसी के कीवर्ड्स यूज करने, सब कुछ बिजनेस स्टडीज का। एनसीईआरटी इज द बाइबल। ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो भी मटेरियल फॉलो करे वो एक का ही फॉलो करें, एक चीज फॉलो करें, यही मतलब हुआ? यस। यस, एक को ही फॉलो करना है और उसी को रिलीजियसली फॉलो करना है एंड तक। ठीक है, तो ये बच्चों देखो सुन लो ध्यान से, मैं तो बोल बोल के थक गया, अब अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं कि आपको एक किताब जो है उसी को फॉलो करना है, रिलीजियसली करना है। आप अगर बोर हो गए उससे तो कोई बात नहीं, उसी के क्वेश्चन दोबारा करने हैं ना, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अब भाई मन में यस सर। क्यूरियोसिटी होती है कि हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर वो कहाँ से करें? अब मान लो हमने किताबें कर ली, अब क्या करें? तो टीएस ग्रेवाल में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ठीक है। एंड मैक्रो में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसमें क्वेश्चंस खत्म हो गए। लेकिन ठीक है। संदीप गर्ग में उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक तो है। उसी को मल्टीपल टाइम्स करना है, ऐसे कोई इतनी ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं होता है कि आप इतने क्वेश्चंस के पीछे भागें। भागे, ठीक है। और ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो हम बाद में सैंपल पेपर्स करते, तुमने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करी थी क्या नहीं, ये भी बता दो। यस सर, मैंने अकाउंट्स में प्रैक्टिस करी थी और इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में थोड़े करे थे, लेकिन करे उसमें भी थे। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज बट क्वालिटी से करना है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है। अब थोड़ा सा सीए का भी टच कर लेते हैं, क्योंकि भाई तुम अब सीए के भी टॉपर हो, तो ये अब सीए का जो तुमने धमाका मचाया कि भाई
अकाउंट्स में भी 90 से ऊपर, और क्यूए में भी 90 से ऊपर, सारे बच्चे डरते रहते हैं। इको में भी 90 से ऊपर। तो अब उसमें तुमने कौन सी घुट्टी पी थी, उसमें क्या है ट्रिक, ये कैसे हो गया कमाल? तो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स, बोर भी होगे फिर भी करनी पड़ेगी। और एंड कहाँ से करें सीए की? मॉक पेपर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और सीए के अकाउंट्स में कहाँ से करें क्वेश्चन, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें? सीए में आप फाइनल तक का मैं अभी से बता सकता हूँ कि आप हाँ, सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो करें जो इंस्टीट्यूट देता है, दैट इज द बाइबल। दैट इज द बाइबल। ठीक है, तो तुमने वही स्टडी मटेरियल जो है आईसीआई वाला, उसको बिल्कुल अच्छे से घोट के पी लिया था? यस सर, आईसीआई का मटेरियल, एंड अगर ज्यादा कमी पड़ रही है तो आईसीआई के पास्ट ईयर पेपर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो जो मैंने भी मुझे करे थे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं बता देता हूँ बच्चों को, बता देता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। तो अब्दुल्ला हमारे यहाँ जब पढ़ाई करता था तो हम अपने टेस्ट लेते थे, मॉक टेस्ट, और मुझे याद है अब्दुल्ला, तुम फिर मुझे बताना कि वो सही है कि नहीं। तो तुम्हारे मॉक में 99 मार्क्स आए थे 100 में से। यस सर, यस सर। ठीक है, और आपको कैश रिवॉर्ड भी मिल गया था उस चीज का। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मेरी याददाश्त भी सही चल रही है। तो ये बात तो है बच्चों, देखो जो सीए करने का सोच रहा है, जो अभी सीए का अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है, तो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसी को अगर बार बार अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल उन्हीं पैटर्न पर आएगा एग्जाम में, ये बात तो श्योर है। और जीता जागता इसका उदाहरण है अब्दुल्ला, जिन्होंने अभी रिसेंट इसी अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी, और आप देख लो कि कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, अब एक और क्वेरी है अब्दुल्ला, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ये पूछते हैं, मैथ्स में बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है सीए फाउंडेशन में, तो उसमें भी आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो मैथ्स के लिए क्या करा या किस बात का ध्यान रखना है? तो मैथ्स के लिए मैंने चैप्टर करने के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे। जब सेकंड टाइम रिवाइज करा तो मैं चैप्टर वाइज ऐसे नोट्स बनाता था, मतलब क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाता था। तो उसी को रिवाइज करके दोबारा क्वेश्चन करे। फिर उसके बाद जब एक दो बार हो गया, उसके बाद मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करे, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ रहा है पेपर में। तो तो वैसे ही टाइमली कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस सीधा करनी है सॉल्व रेगुलर, करना शुरू कर दिया क्यूए था में फिर? यही। एंड अच्छा, तो कैलकुलेटर पे सीधा सॉल्व करना हाँ जी शुरू सर। कर दिया था? कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था फिर, कि बिना पेन उठाए? यस सर, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मतलब कैलकुलेटर पे भी हो जाते थे। चलो ठीक है, तो मतलब उसमें भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेपर जो है, आपका क्या एनालिसिस है, मतलब सीए फाउंडेशन के, अब अगर आप जूनियर्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप देना चाहोगे अपनी तरफ से, कुछ विजडम थॉट की भाई इन बातों का ध्यान रखना है, ये चीजें करो, ये मत करो, ताकि आप इजीली क्लियर कर सको? एक तो मैं बोलूंगा कि बच्चे बहुत सारे टीचर्स को रेफर करते हैं, तो पहले तो एक टीचर पर आपको भरोसा करके उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक, और कुछ भी नहीं देखना। ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर पेपर देख सकते हैं। उसके ठीक बाद है। मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया फिर कर लिया, ऐसे नहीं कर, ऐसे सीए में नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम टेबल कुछ बताओ हमें कि भाई ये इतने नंबर आने के लिए एक बच्चा जो होता है वो कैसे पढ़ता है? भाई हम तो जैसे एक आध घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं हफ्ते में, तो तुम किस तरह का मतलब टाइम टेबल होता है? एक दो महीने जब होते हैं एग्जाम से पहले, तो दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अब ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन जो भी टारगेट बेस्ड मैं पढ़ाई करता था, तो जो भी मैंने टारगेट डिसाइड करा है हाँ कि हाँ। ये आज करना है, तो फिर उसे करके ही सोएंगे। अच्छा, तो ये टारगेट जब तुम बनाते थे तो कैसा, डेली का डेली बनाते थे या वीकली या मंथली बनाते थे? किस तरह से टाइम टेबल सेट करते हो? मतलब पहले ये डिसाइड कर लिया कि मंथ एंड तक कितना हो जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो जाना चाहिए। उसके बाद डेली डेली टारगेट्स बनाते गए एंड होता गया। और उसको अचीव करते गए डेली? यस सर। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर अब तुमसे ये पूछा जाए कि 12th में 100 मार्क्स लाना, या सीए फाउंडेशन में 90% से ज्यादा मार्क्स लाना, तो ये क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ।
तो हाँ हाँ। दैट इज द की। और फिर कुछ तो मुश्किल नहीं है। तुम्हें कभी जीवन में इस ड्यूरेशन में फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए कि भाई भाई सोशल मीडिया भी है, ये भी है, उधर भी मन कर रहा है, या इधर उधर पढ़ाई बीच में करने का मन नहीं कर रहा, डीमोटिवेशन, और तो फिर वहां से अपने आप को कैसे उठाते हो? वो कैसे, उसको हम कैसे करें? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं मतलब पास्ट 1 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। जब तक मतलब जब से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तब से ही मैं एक्टिव नहीं था, अगस्त से लास्ट ईयर। तो सोशल मीडिया वहाँ से हटा दिया। एंड ठीक है। नोटिफ़िकेशन से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम्म। नोटिफ़िकेशन सारी ऑफ कर दी। एंड ठीक है। बस पढ़ाई में फुल फोकस्ड। और बाकी इधर उधर जैसे शाम को आवारागर्दी करनी और दोस्तों के साथ ये सब करना, वो सब अब वो भी तो मन करता है भाई, हमें तो छोटे बच्चे भी चंचल मन वाले, तो उसको कैसे रोकें? तो मेरे यहाँ तो मतलब ऐसे कोई ज़्यादा दोस्त है नहीं, तो मुझे तो ठीक ऐसा है। मतलब कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो भी है, आपके दोस्त भी अंडरस्टैंड करेंगे अगर आप कुछ बड़ा की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है तो सब भाई सपोर्ट बच्चों, करते हैं। यस। ठीक है तो भाई बच्चों जी, अब देख लो, सुन लो, आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी है। अब अगस्त आ ही चुका है, अपना जो भी मोबाइल या डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया बंद कर देना है। और अब्दुल्ला भाई के तो दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं थे, आवारागर्दी करने वाले, तो अगर आपके हैं तो आप उन्हें थोड़ा समझाओ कि भाई देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल बड़ा है, मुझे तो पढ़ना है, मेरे को मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, तो मैं उसी तरफ ध्यान लगाऊंगा। तो और ये बताओ अब्दुल्ला, अच्छा इसी से मुझे एक चीज याद आई कि आपके ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो बहुत खुशी मिली होगी, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है प्रेशर की जब हम तैयारी करते हैं कि भाई मुझे अच्छा करना है, पेरेंट्स के लिए भी करना है, वो मतलब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब प्रेशर भी कभी फील होता है? तो उसको कैसे डील करते हो अगर है तो? यस, ऐसा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है, लेकिन इतना तो मतलब पता है ना कि इतना हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो बीट हो जाएगा। हमारी मेहनत है, बस उसके पीछे ही तो रिजल्ट के मेहनत बारे से में सब हो बहुत जाए। ज्यादा, रिजल्ट के बारे में तुम बहुत ज्यादा चिंता भी करते थे, या बस ये सोचते थे मैंने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा देखा जाएगा? नहीं, इतनी चिंता करने की भी मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आपकी परफ़ॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो अपना काम करना है, एंड जो रिज़ल्ट आएगा अच्छा आएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक ऑनेस्ट आंसर मुझे बताना कि क्या तुमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि तुम्हारे 100 आएंगे? अकाउंट्स में यस एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपको पता था कि मेरा बिल्कुल आंसर की से मैच हो रहा है और मैं सब कुछ सही करके आया हूँ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ सीखने देखने को मिली अब्दुल्ला से खासकर, और मैंने तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सोची कि जो मैं पूछूं अब्दुल्ला से, और बड़े अच्छे आंसर्स लगे मुझे। और आई होप कि आपको भी कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले हों, कुछ चीजें मिली हों जो आपकी जर्नी में भी हेल्प करें, चाहे आप अपने क्लास 11th या 12th या सीए की कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं, तो कुछ की पॉइंट्स आप इस इंटरव्यू से निकाल सकते हैं। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से पार्ट में अच्छा लगा, या क्या आप और पूछना चाहते हैं, क्या आपकी और क्वेरीज हैं। बाकी मैं अब्दुल्ला से भी जाने से पहले लास्ट बस ये बोलना चाहूंगा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई अब्दुल्ला आपकी इस अचीवमेंट पर, तो आपके आगे के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जाने से पहले अपने कुछ विजडम थॉट्स, जो अल्टीमेट विजडम थॉट्स हैं कि बस चाहे 12th का बच्चा हो, सीए का स्टूडेंट हो, कि इन बातों को कर लो, ये है हमारा मतलब मेन क्रक्स, और आपकी नैया पार हो जाएगी। तो ऐसे क्या विजडम वर्ड्स तुम बोलना चाहोगे? तो मैं बस यही बोलूँगा कि जो भी करना है, पूरे दिल से करना है, एंड अपना 100% देना है, कि बाद में गिल्ट ना हो कि हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे। एंड टाइम फुली यूटिलाइज़ करना है, एंड सब आसान है। सब आसान है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला आज के इंटरव्यू के लिए। और बच्चों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे इंटरव्यू को देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट आपके साथ मिलूंगा आपकी रेगुलर स्टडीज में, तो और बाकी कोशिश करूंगा कि इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं जिसमें हमें कुछ और नया सीखने को मिले हमारे टॉपर से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम। आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी।
आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले।